नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उस घड़ी का इंतजार खत्म हुआ जिसका पूरे देश की दो जोड़ा निगाहें टिकटिकी लगाए हुए देख रही थी। जी हां, मोदी कार्यकाल के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट आज पेश हो चुका है और इसी के साथ निर्मला सीतारमण ने जब देश का बजट पेश किया, उसके बाद विपक्षी हमलावर हो गए। अखिलेश यादव और मायावती ने जहां इस बजट को लेकर भाजपा पर हमला बोला, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने आम बजट 2023 को 130 करोड़ देशवासियों की सेवा का लक्ष्य बताया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज प्रस्तुत हुए आम बजट 2023-24 में नए भारत की समृद्धि का संकल्प है, अंत्योदय का विजन है, 130 करोड़ देशवासियों की सेवा का लक्ष्य है। तो किसने क्या कुछ कहा है ट्वीट के जरिए? मैं आजादी के अमृतकाल में प्रस्तुत विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करते सर्वसमावेशी और लोक कल्याणकारी बजट का स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी को हार्दिक अभिनंदन। ये योगी आदित्यनाथ ने बजट का स्वागत किया है। तो वहीं डिंपल यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। मोदी सरकार के 9वें बजट को लेकर सांसद डिंपल यादव ने कहा यह निराश करने वाला बजट है। डिंपल यादव ने कहा 2023 के बजट को अगले साल होने वाले आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है और इस बजट में मध्य वर्ग को कुछ भी राहत नहीं मिली है। हालांकि सरकार ने किसानों के लिए एमएसपी, रोजगार और युवाओं के लिए इस बजट में कुछ नहीं कहा है। फाइनेंस मिनिस्टर ने पूरे बजट में कहा है कि ये 3 साल का बजट है, तो आने वाले 3 सालों के बारे में उन्होंने बात करी है, लेकिन उन्हें आज की बात नहीं करी है। मेरा मानना है कि ये चुनावी बजट है और पूरी तरह चुनावी है। मिडिल क्लास को थोड़ी रियायत दी गई है, लेकिन जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और हर सेक्शन और हर स्टेप में महंगाई जहाँ बढ़ रही है, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने किसानों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा है। जहां एमआरपी की बात होनी चाहिए थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो किसान मांग कर रहे हैं लगातार, इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। जहां रोजगार देने की बात होनी चाहिए थी, हम जानते हैं कि भारत युवाओं का देश है, तो युवाओं के बारे में, रोजगार के बारे में कुछ नहीं कहा गया है और रेलवे को पूरी तरह से निगलेक्ट किया गया इस बजट में। मैम, 5 से 7 लाख रुपए करने की बात कह रहे हैं और इसको सरकार जोड़ रही है कि आम जनता से कनेक्ट कर देश निर्माण में ये काम आएगा। बजट जो पेश किया गया पिछले लगभग 10 सालों से देश निर्माण हो रहा है और हम देख रहे हैं कि देश में हमारा कितना युवा बेरोजगार है, हमारा किसान निराश है। भारत जो हमारा देश है, यहाँ तो वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया, जिसकी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रशंसा करी है, तारीफ करी है। उन्होंने इसे सभी को साथ लेकर चलने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा यह देश की जनता के साथ विश्व की उम्मीदों को भी पूरा करने वाला बजट है, ये गरीबों का बजट है। नए भारत का संकल्प इस बजट में नजर आता है। भारत की अर्थव्यवस्था आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है। उन्होंने कहा इस बजट में मध्यम वर्ग, जनजातीय वर्ग, रोजगार सृजन की चिंता की गई है। ये बजट भारत के गरीब लोगों को समर्पित है। धन्यवाद करना चाहता हूं, निर्मला सीतारमण जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक शानदार बजट जो देश की जनता के सामने रखा है, यह देश की जनता के साथ साथ विश्व की उम्मीदों को भी, उनकी अपेक्षाओं को भी पूरा करने वाला बजट होगा। यह बजट आम जनता का बजट है। 130 करोड़ भारतवासियों के लक्ष्य को पूरा करने वाला विजन इस बजट में साफ दिखाई देता है। गरीबों का बजट है। इसके साथ साथ नए भारत का संकल्प भी इस बजट में दिखाई देता है। जहां हम 2014 से आज तक की यात्रा का अगर हम ठीक प्रकार से उसका चित्रण करें तो यह बजट प्रति व्यक्ति आय भी दुगना कर रहा है। इन सालों में प्रति व्यक्ति की आय दुगनी हुई है। भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है।
देश में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी आम बजट है। निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री 5वीं बार बजट पेश कर रही हैं। बजट का पिटारा अब खुल गया है, तो वहीं सरकार ने बजट से एक बार फिर निराश किया। इस दौरान आरएलडी नेता रोहित अग्रवाल ने बयान दिया और कहा कि मध्यवर्गीय परिवार भुखमरी की कगार पर है। सरकार ने इस बजट में सभी को छला है। सरकार ने एक बार फिर बजट में निराश किया है। मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं है, किसानों को पूरी तरीके से अवहेलना की गई है, युवाओं के लिए कुछ नहीं। देश के अंदर भुखमरी जैसे हालात हैं, उसके बाद भी आप मध्यम वर्ग को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं। खाली उद्योगपतियों का बजट दे देने से थोड़ी ना हो जाएगा। एमएसएमई के लिए क्या है आपके बजट में, आपको बताना पड़ेगा ना। खाली 2-4 व्यापारियों 10 व्यापारियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए आप अगर बजट बना रहे हो, आप सरकार चला रहे हो, तो वो आपकी इच्छा है। परंतु केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2023-24 पेश कर चुकी हैं और इस बजट में महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई ऐलान किए गए हैं। इस बार सबसे बड़ी बात यह रही कि 9 साल बाद टैक्स स्लैब में तब्दीलियों की घोषणा है। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता ने मेरठ से सांसद डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल से खास बातचीत की है। सुनिए। सरकार द्वारा आज पार्लियामेंट में बजट पेश किया गया। निर्मला सीतारमण ने ये बजट पेश किया गया। अभी तक जो देखा गया है, सरकार द्वारा जो बजट आया करते थे वो तो या तो लोअर क्लास के लिए आया करते थे या फिर उद्योगपति को बजट उन्हें कहा जाता था। आज ये बजट मिडिल क्लास के लिए कहा जा रहा है। सब पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरह से देखते हैं आज के बजट को? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि पहले उद्योगपतियों के लिए या जो है अन्य लोगों के लिए माना जाता था। हमेशा 2014 के बाद से जो एक चिंतन माननीय प्रधानमंत्री जी करा, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गरीबों को, किसानों को, गांवों को, नौजवानों को समर्पित रहेगी। हमेशा इस बजट की जो दिशा है, सरकार के बजट की दिशा, वो यही रही है। और प्रारंभ से जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, गरीबों को समर्पित थी, बीमे की योजनाएं हो, किसानों को लेकर के बहुत सारी घोषणाएं हुई, बहुत सारे काम हुए। तो ये हमेशा गरीबों को समर्पित बजट सरकार प्रस्तुत करती रही है और मध्य वर्ग के लोगों के लिए भी बहुत राहतें बीच में देते रही है। केवल इस बार ये जरूर हुआ है कि अरुण जेटली जी ने एक बार स्लैब बढ़ाया था, तो वो इस बार अब हुआ है वो, लेकिन इसके बाद भी बीच में भी जो अन्य बचत के उपाय है उसमें जो है मध्य वर्ग को भी राहतें दी जाती रही हैं। ये बात ठीक है कि 5 लाख इस बार 7 लाख किया गया है, ये कुछ वर्षों के बाद किया गया, इससे कुछ ऐसा इंप्रेशन बनता है। लेकिन केवल इतनी बात बजट के अंदर नहीं है। बजट के अंदर बाकायदा एमएसएमई को प्रोत्साहन दिया गया है, बजट के अंदर कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया गया है, बजट के अंदर जो आयकर के का जो स्लैब तो बढ़ाया गया है। कुल मिलाकर के ये जो बजट है, ये रोजगार के अवसर पैदा करने वाला है और आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है, उसकी दिशा में बहुत तेजी से देश को बढ़ाने वाला है। लगातार जीडीपी की बात होती रहती है। आपको लगता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम के दाम कम करे गए हैं, एलईडी की बात की जाए या फिर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बात की जाए, तो ये कहीं हद तक आपको लगता है सफिशिएंट साबित हो? ऐसा होता है, अनेक प्रकार के कदम उठाए जाते हैं। जैसे डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है तो पूरी पूरी इकोनॉमी के अंदर एक नया उसमें रक्त संचार होता है। तो ये एक जो बजट होता है, उसमें कोई एक चीज, कोई सिंगल आइसोलेटेड चीज नहीं हुआ करती। बजट के पूरे को यदि देखें तो उससे ध्यान में आता है कि सरकार का मंशा क्या है। सरकार ने जिस प्रकार के उपाय किए हैं विभिन्न क्षेत्रों को लेकर के, वो सरकार के मंशा को स्पष्ट करते हैं कि रोजगार के अवसर पैदा हों, डिमांड क्रिएट हो और उसमें से फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत हो। अब जैसे ये तरफ ध्यान शायद आपका नहीं गया है, 10 लाख करोड़ का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार ने तय किया है, जिसमें से रेलवे को, सड़कों को, सिविल एविएशन को, सबको उसके अंदर आवंटन हुआ है, इसका बड़ा भी फर्क पड़ने वाला है। तो ऐसे इसी प्रकार से जो फिस्कल डिसिप्लिन है इसके अंदर बात कही गई है। घाटे को और घटाने की कोशिश का लक्ष्य तय किया गया है। प्रदेश सरकार को भी जो धन आवंटन होता है केंद्र की तरफ से, उसके ऊपर भी बात कही गई कि घाटे को आप 3.5 तक सीमित रखें और जो धन दिया जाएगा
उसका 50% आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करें। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो बजट की दृष्टि को या बजट की दिशा को स्पष्ट करती हैं। कुल मिलाकर के ये बजट सर्वसमावेशी है और देश की प्रगति को आगे बढ़ाने वाला है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी प्राप्त करने की दिशा में वो एक बहुत मजबूत कदम है और सब प्रकार से बहुत कल्याणकारी, देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला ये बजट है। एक आखिरी सवाल, विपक्ष का लगातार आरोप है कि ये चुनावी वाला बजट दिया है, 2024 को ध्यान में रखते हुए ये बजट दिया है। उन्होंने सरकार को 10 में से नंबर दिए हैं, 8, किसी ने 7, अलग अलग विपक्षी नेता अपने हिसाब से नंबर दे रहे हैं। आप अपनी सरकार से कितने संतुष्ट हैं? आप 10 में से 11 नंबर देंगे? नहीं, 10 में से कितने भी नंबर दिए जा सकते हैं। देखिए उसका इम्पैक्ट देखिए, आज 2014 के बाद से जो सरकार देश के अंदर आई उसका प्रभाव आप देखें कि गरीबी की रेखा से नीचे के जो लोग थे उनकी संख्या क्रमशः घटी है, मध्यम वर्ग का ज्यादा विस्तार हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। किसी को कोरोना के संकट के अंदर किसी को भी अन्न का अभाव नहीं होने दिया गया। आज पूरी दुनिया के अंदर अकेला हमारा देश है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व के अंदर जो कोरोना के संकट पर विजय प्राप्त कर चुका है। हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा है। हमारी जो महंगाई है दुनिया में सबसे कम है। ये जो सारी चीजें हैं ये सब दिखाई देती हैं ये। और विपक्ष को तो मैं ऐसा कई बार मुझे लगता है कि विपक्ष ठीक से अध्ययन नहीं करता या अपनी जो पुराने उसके पूर्वाग्रह से ग्रस्त है वो आलोचना करे वो, लेकिन आलोचना तथ्यात्मक हो। उसमें से यदि कोई आलोचना करता है उसका लाभ होता है, सरकार को दिशा मिलती है और विपक्ष की भी प्रतिष्ठा बढ़ती है। परंतु उस प्रकार की जो गतिविधि है अभी तक तो मैंने पिछले 8-9 साल के अंदर विपक्ष के द्वारा नहीं देखी है। आप तो बजट पे आलोचना की बात कर रहे हैं, रामचरितमानस पर भी विपक्ष आपका लगातार आलोचना। नहीं, वो विषय वो अलग है, वो रामचरितमानस का विषय अलग है। वो अपना वोट बैंक की राजनीति है और मैं समझता हूं कि वोट बैंक की राजनीति पहले ही ध्वस्त हो चुकी है। इस प्रकार के कदमों का ऐसे विषय उठाने वालों को नुकसान ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी थे जिनका साफ तौर से कहना था कि आने वाला जो जीडीपी की बात करें या इकोनॉमी की बात करें, इस बजट से उन्हें बहुत राहत मिलेगी और लोअर क्लास से लेकर उद्योगपति तक जबरदस्त बजट सरकार ने पेश किया है। कैमरा पर्सन चंचल के साथ केशव पांचाल, जनता टीवी, दिल्ली। तो वहीं दूसरी तरफ जहां देश को अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाए जाने के लिए एक बड़ा लाभकारी बजट जो भाजपा के प्रतिनिधि हैं वो बता रहे हैं, तो वहीं कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने इस सरकार के बजट को ऐतिहासिक बजट बताते हुए कहा है कि सरकार का सबसे दमदार और युवाओं के साथ आम आदमी तक गरीब तबके के लिए बहुत ही लाभकारी बजट है। ये जन कल्याणकारी बजट है। रोजगार की दृष्टि से युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बुजुर्गों को और वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान दिया गया है। रेलवे जगत में क्रांतिकारी कदम है। किसानों के लिए अति महत्वपूर्ण है। किसानों के फसलों से किसानों के छोटे छोटे उद्योग धंधे और एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए ये जो बजट दिया गया है, मैं ये कह सकता हूँ कि अब तक का सबसे ऐतिहासिक बजट है, जिसे पूरी दुनिया ये देख रही है कि जब एक महंगाई का ज़माना है, इस तरह एक कोरोना की मार पूरी विश्व में पड़ी है, लेकिन इसके बावजूद भारत के आर्थिक विकास की गति पुरजोर बढ़ती जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको याद होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बजट से पहले अपनी एक विश लिस्ट जारी करी थी। उन्होंने प्रतिक्रिया दी है बजट पर। उन्होंने कहा यह धोखेबाज बजट है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी बजट को वित्त मंत्री ने कहा है कि ये आगे के 3 वर्षों के लिए है, जिससे ये साबित होता है कि इस वर्ष सरकार के पास पैसे नहीं हैं। भाजपा को इस बयान के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। मैंने आज सुबह भी कहा कि ये जो है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वो खाए बौराए हैं या पाए बौराए। ये भाजपा के लोग सत्ता देख करके बौरा गए। इनको कोई हक नहीं है कि ये हमारे शहीदों की, हमारे महापुरुषों की शहादत का अपमान करें, उनके बलिदान का अपमान करें। सारा देश
बजट को लेकर कांग्रेसी नेताओं ने इसे निराशाजनक बजट करार दिया। तो वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि हमें ग्रीन बोनस, जीएसटी प्रतिपूर्ति को लेकर आम बजट से काफी उम्मीदें थी, लेकिन मोदी सरकार ने हमें निराश किया। देखिए, जो बजट भारत सरकार ने प्रस्तुत किया है, उस बजट में उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कुछ उत्तराखंड को नहीं मिला है। ग्रीन बोनस के हम समझते थे कि शायद हमको डबल इंजन की सरकार कुछ देगी, कुछ उसमें नहीं मिल पाया है। जीएसटी से जो क्षतिपूर्ति हो रही है, उस क्षतिपूर्ति में भी कोई बात नहीं हुई है। किसानों के परिप्रेक्ष्य में बजट में कोई कार्य नहीं किया गया है। महंगाई कैसे कम होगी, इस पर कोई बात नहीं है। बेरोजगारी कैसे दूर होगी, इस पर कोई बात नहीं है। ये सरकार ऐसी सरकार है, एक हाथ से देती है और दोनों हाथों से लूटने का काम करती है। तो ये बजट घोर निराशाजनक वाला बजट। देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेश कार्यालय में बजट सुना और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार का बजट बेहद अच्छा है। इससे सभी वर्गों का ध्यान इस बजट में रखा गया है। ये बजट युवाओं के साथ ही आम आदमी तक और गरीब तबके के लिए बहुत ही लाभकारी बजट है। नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी ने सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें गरीब कल्याण की अनेकों योजनाएं, मध्यम वर्ग के राहत के देने का पूरा उसमें समावेश है और देश का मान विश्व स्तर पर। तो वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। लोगों को उम्मीद थी कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर हर वर्ग को साधा जाएगा, लेकिन बजट में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। लोगों का साफ कहना है कि टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें या फिर युवाओं को रोजगार देने की या फिर आम आदमी को राहत देने की, हर तरफ निराशा भरा बजट दिखाई दे रहा है। आगरा की टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग तो इससे बहुत ज्यादा निराश और हताश हैं। तो वहीं चिकित्सा जगत का कहना है कि उन्हें भी किसी भी तरह की कोई रियायत या राहत नहीं मिली है। हर पर्यटन व्यवसायी, आगरे का नहीं भारत का हर पर्यटन व्यवसायी उम्मीद लगाए बैठा था कि पर्यटन को इस बार कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा और अच्छा खासा मिलेगा। पर लगता है कि शायद पर्यटन, मैं कई बार कह चुका हूँ कि पर्यटन शायद भारत सरकार के एजेंडे में ही नहीं है और इस बार भी हम लोगों को बिल्कुल खाली हाथ ही रहे हैं और बहुत निराशा है। एक्चुअल में बजट जो दिया है तो इनकम टैक्स के स्लैब के हिसाब से तो ठीक है, उन्होंने स्लैब्स को बढ़ाया है। जो लोग इन्वेस्टमेंट का लाभ नहीं लेना चाहते उनके लिए उन्होंने 5 से 7 लाख कर दिया है और बाकी के स्लैबों में भी 3 लाख तक 0% कर दिया है, 6 लाख तक 5% कर दिया है, इसी तरह 9 लाख तक 10% कर दिया है, 12 लाख तक। बजट जो अभी तक मैंने देखा है उसके हिसाब से सिवाय इनकम टैक्स के थोड़ी राहत मिलने के, इसके अलावा हर साल की तरह इस बार भी कोई राहत नहीं है बजट में। व्यापारियों के लिए विशेष कोई राहत नहीं है। इनकम टैक्स में मात्र 7,500 रुपये छोटे व्यापारियों को राहत, बाकी कोई व्यापारियों के बहुत ज़्यादा हित में नहीं है। नौकरी पेशा वालों के लिए इनकम टैक्स में ही राहत है, बाकी वैसे कोई राहत नहीं है। देखिए, बजट जैसे हर साल आता है उसी टाइप का बजट है। उन्होंने कुछ भी नया एज सच नहीं दिया है। उन्होंने योजनाओं की बात की है, इनकम टैक्स में छूट दी है, लेकिन एक आम नागरिक या घरेलू महिलाओं को जिस तरह से उन्हें देना चाहिए था या मरीजों का, हॉस्पिटल का, उन्होंने ये जरूर कहा है कि आपके नर्सिंग होम खुलेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि सिलेंडर सस्ते होंगे, अनाज सस्ते। मोदी सरकार ने अपना 10वां बजट आज पेश कर दिया, जिसके अंदर इनकम टैक्स को लेकर आम लोगों को बड़ी राहत दी है। 7 लाख रुपए तक इसमें किसी भी तरीके का कोई आयकर नहीं देना होगा। इसके साथ ही जब आम लोगों की बात की जाए तो महंगाई को लेकर अभी फिलहाल कोई राहत दिखाई नहीं दे रहा। वहीं आगरा क्योंकि ताज नदी है, यहाँ पर पर्यटन है और पर्यटन से जुड़े लोगों का साफ तौर पर कहना है कि देश की पर्यटन इंडस्ट्री को सिर्फ झुंझुना मिला है। सरकार से उनको काफी उम्मीदें थी, लेकिन इस बार भी पहले की तरह यह काफूर उनका सपना हुआ है। और अब देखना होगा कि जिस तरीके से टूरिज्म इंडस्ट्रीज, डॉक्टर्स इंडस्ट्रीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और गृहिणियों को लेकर है, क्योंकि महंगाई लगातार किचन पर महंगाई की मार देखने को मिल रही है। रसोई हो,
या पेट्रोलियम पदार्थ हों और या जो व्यापारी है उनके स्लैब में भी किसी भी तरीके का कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है, और कृषि उद्योग हों वहां पर भी कोई राहत नहीं दी है। इतना जरूर है कि जो बेरोजगार है उनको बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही जा रही है, और जो कृषि उद्योग के कुछ उपकरण है उनमें भी कुछ छूट देने की बात की है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से महंगाई चरम छू रही है और बेरोजगारी लगातार बढ़ती दिखाई दे रहा है, उस पर सरकार ने सिर्फ केवल आश्वासन दिया, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया है। अब देखना होगा कि बजट के बाद महंगाई किस स्तर पर पहुंचती है। प्रदीप रावत, जनता टीवी, आगरा। तो हर वर्ग की अपनी राय है, क्योंकि हर वर्ग की अपनी उम्मीदें भी थीं। किसी की उम्मीदें पूरी हुई और किसी की उम्मीदें धराशायी हो गईं। जिनकी धराशायी हुई उनको बजट रास नहीं आ रहा है, जिनकी उम्मीदें लगे हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।